नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। मैंने इस YouTube चैनल पर इस वीडियो सीरीज़ बनाने का मुख्य उद्देश्य है उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त करवाना जो कि उनके मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार होंगे। मेडिकल एग्ज़ाम में नीट हो या एम्स हो या अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट में मुख्यतः जूलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स को मैं अपने इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं यह चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि क्या आप जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उसका आधार क्या होता है। नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी में सेट किए जाने वाले क्वेश्चन के लिए वह मुख्यतः किस किताब को आधार मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि वह मुख्यतः NCERT 11वीं 11 और 12 क्लास की NCERT की जो बुक है उसे मुख्य रूप से आधार बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आता है। वह उस बुक के आधार पर क्वेश्चन तो बनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय जो NCERT में डिस्कशन किए गए हैं, जो कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं, उसमें दाएं और बाएं जाकर क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। मान लीजिए कि यह जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, 12वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर NCERT बुक से मैंने लिया है। अब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यह फर्स्ट पेज के 3rd पैराग्राफ पे यदि आएंगे तो एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस सब्जेक्ट कहने का तात्पर्य है जेनेटिक्स, दिस सब्जेक्ट डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पर यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है यह अपने आप में एक पूरी कहानी है और NCERT बुक में जो डिस्कस किया गया है इनहेरिटेंस के बारे में, वह मुख्यतः मेंडल के काम के ऊपर आधारित है। जैसे 5.1 में मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 5.2 में इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, 5.3 में इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनहेरिटेंस के बारे में जो NCERT बुक में डिस्कस किया गया है, जो एक्सप्लेनेशन मिलता है, वह मुख्यतः मेंडल तक सीमित हो जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि इनहेरिटेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपली इस लाइन से क्वेश्चन नहीं आएगा कि जेनेटिक्स डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस के बेसिक के बारे में हमें जानना होगा। इनहेरिटेंस के बेसिक्स के बारे में कहने से तात्पर्य है कि इनहेरिटेंस पर मेंडल के अलावा और कौन कौन से कार्य किए गए, किस रिसर्चर ने कार्य किया, उनके हाइपोथेसिस क्या थे, उन्होंने कोई कंसेप्ट दिया, जैसे पैंजीन थ्योरी दी गई या फिर एपिजेनेटिक थ्योरी दी गई। यदि किसी इस तरीके की कोई थ्योरी इनहेरिटेंस के बारे में दिया गया तो उसका एक बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ही डेप्थ में नॉलेज हो, बहुत क्रिटिकली हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बारे में बेसिक नॉलेज होने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं इनहेरिटेंस से जुड़े हुए बेसिक चीज़ों को आपको डिस्कस करूंगा और मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर ऐसे ही NCERT बुक के अंदर कोई भी ऐसा कीवर्ड होगा तो मैं उस कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में पूरी स्टोरी बनाने की कोशिश करूंगा। सो आप लोग मेरे इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और लगातार अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इनहेरिटेंस के टॉपिक को। हेरिडिटी डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी। बहुत आम सी बात है कि हेरिडिटी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर हम इन्हीं बातों को स्टडी करते हैं कि कोई कैरेक्टर या ट्रेट पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र करता है।
और यह बात शुरू से माना गया कि कुछ ना कुछ हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। यह वर्कर्स को, जेनेटिक्स फील्ड के जो वर्कर थे, उन्हें इस बारे में बहुत पहले से मालूम था कि किसी भी इंडिविजुअल के शरीर में कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है और शुरुआत से ही उस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कार्य किए जा रहे थे। लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है वो शुरुआत में लोगों को मालूम नहीं था, वर्कर को मालूम नहीं था। वो अब हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्कर थे, उन्होंने क्या क्या हाइपोथेसिस दिए, उनके हाइपोथेसिस को किस तरीके से स्वीकारा गया या गलत माना गया। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये मेडिकल एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। जब मैं इसको डिस्कस करूँगा तो आपको पता लगेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जहाँ पर इसमें भी पूछे जाते हैं, जैसे इनहेरिटेंस से रिलेटेड वाटसन एंड क्रिक का कार्य है। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का। तो इवन यह कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस साल वाटसन एंड क्रिक ने यह मॉडल दिया था। तो वर्ष 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया था। तो वर्ष 1953 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे दूसरा एग्जांपल लूँ तो मेंडल रीडिस्कवर्ड किस ईयर में किए गए थे, तो मेंडल 1900 में रीडिस्कवर किए गए थे। यह इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे इन स्लाइड पर आप पाओगे कि मैंने कार्यों के साथ साथ कुछ वर्ष भी डिस्कस किए हैं, लेकिन हर जगह वर्ष इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ईयर जो है वो हर काम के साथ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वजह से मैं अपने डिस्कशन में कभी कभी आप पाओगे कि मैं ईयर को डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन जहाँ पर ईयर महत्वपूर्ण होगा वहाँ पर मैं ज़रूर एक बार आपको यह चीज़ मेंशन कर दूँगा कि यह कार्य इस ईयर में हुआ था। तो सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स की बात करते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने बोला था कि जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है वह बॉडी के हर पार्ट से आता है। हर ऑर्गन अपना एक रिप्रोडक्टिव मटेरियल बनाता है। हर ऑर्गन से, जैसे स्किन हो, लंग हो, ब्रेन हो, किडनी हो, वह अपना एक छोटा छोटा रिप्रोडक्टिव मटेरियल जो है वह भेजता है और वह एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जाता है। यह हिप्पोक्रेट्स का मानना था, जो कि बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि किस साइंटिस्ट ने यह बोला था कि हर एक बॉडी पार्ट से एक रिप्रोडक्टिव मटेरियल बनता है, तो वो हिप्पोक्रेट्स होंगे। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हिप्पोक्रेट्स का क्या सिद्धांत था, हिप्पोक्रेट्स क्या मानते थे। तो उसमें पैंजिन्स के बारे में बात की हिप्पोक्रेट्स ने, या डीएनए के बारे में बात की हिप्पोक्रेट्स ने, या आरएनए बताया कि आरएनए को जेनेटिक मटेरियल बताया, या फिर यह भी एक ऑप्शन हो सकता है कि उन्होंने यह बताया कि बॉडी पार्ट का हर एक ऑर्गन रिप्रोडक्टिव मटेरियल ट्रांसमिट करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर विलियम हार्वे ने यह बताया कि जो एग होता है वह इम्पोर्टेंट होता है नई लिविंग थिंग्स के ओरिजिनेशन के लिए, नया लाइफ आने के लिए एग्स महत्वपूर्ण है। एग से ही नई लाइफ बनती है, यह विलियम हार्वे ने बताया। और उन्होंने यह भी बोला कि जो मेल सीमेन होता है, मेल से जो सीमेन आता है, वह सिर्फ इस एग के वाइटलाइजेशन में इसको नरिशमेंट देने के लिए ज़रूरी है। तो विलियम हार्वे का जो कॉन्सेप्ट था वह था एग पर कंसंट्रेट करता था कि एग से नया लाइफ, नया जो जीवन बनता है, नए जो संतान की उत्पत्ति होती है वो एग से होता है। सीमेन जो है वह सिर्फ वाइटलाइजिंग रोल होता है। यह विलियम हार्वे का कंसेप्ट था। फिर आरडी ग्राफ ने विलियम हार्वे के इस कंसेप्ट को गलत कहा, और गलत इस वजह से कहा कि आरडी ग्राफ का मानना था कि जो नए संतान आते हैं उसमें फादर और मदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस वजह से सिर्फ एग या सिर्फ स्पर्म किसी भी नए जीवन की उत्पत्ति में सिर्फ उनका योगदान नहीं होता है,
इस एग के साथ साथ सीमेन का भी उतना ही योगदान होता है। उनके इस कंसेप्ट के बनाए जाने के पीछे कारण यह था, उनका सिद्धांत यह था कि संतान के अंदर फादर और मदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। लीवेनहॉक का मानना था कि जो नया जीवन की उत्पत्ति होती है वह डिकेइंग मटेरियल से होता है। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ डिकेइंग मैटर जो होते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन डिकेइंग मैटर के होते हैं, वह वहाँ से नया लाइफ आता है। यह लीवेनहॉक का मानना था। उसके लीवेनहॉक के इस डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को स्पैलेंजानी ने रिजेक्ट किया और उनका कहना था कि डिकेइंग मैटर को बॉइल्ड करके सील्ड फ्लास्क में काफ़ी दिनों तक रखा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का जीवन की उत्पत्ति नहीं होता है। इस वजह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन का थ्योरी, लीवेनहॉक ने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का थ्योरी दिया वह गलत था। स्पैलेंजानी ने लीवेनहॉक के इस डॉक्ट्रिन को गलत माना। इसके बाद पास्चर का कहना था कि नई लाइफ, न्यू लाइफ जो होते हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आते हैं। किसी भी डेड डिकेइंग मैटर से कोई लाइफ नहीं आ सकता है। नई लाइफ आने के लिए उससे भी पहले जो नया लाइफ होगा उसी से फिर से कोई दूसरा नया लाइफ आएगा। तो यह पास्चर का मानना था। सोमारडेम जो है उन्होंने प्री फॉर्मेशन थ्योरी को दिया और प्री फॉर्मेशन थ्योरी में यह कहा गया कि सेक्स सेल के अंदर पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म एक मिनिएचर फॉर्म में होता है। सोमारडेम ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी दिया और प्री फॉर्मेशन थ्योरी में यह बोला गया कि सेक्स सेल के अंदर स्पर्म या ओवम सेक्स सेल होते हैं, इनके अंदर एंटायर बॉडी मिनिएचर फॉर्म में होते हैं। जो नई संतान होती है वह बहुत ही छोटे आकार में इन स्पर्म और ओवम के अंदर मिलते हैं। यह कहना था सोमारडेम का और इस थ्योरी का नाम दिया गया था प्री फॉर्मेशन थ्योरी। और यह जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी में जो स्मॉल साइज में बताया गया कि मिनिएचर फॉर्म में होते हैं, इसे होमुनकुली नाम दिया गया। होमुनकुली यह नाम दिया गया कि इस स्पर्म के अंदर ये मिनिएचर फॉर्म में एंटायर ऑर्गेनिज्म, एंटायर इंडिविजुअल होते हैं और इस मिनिएचर को बोला गया होमुनकुली। और यह चूंकि ह्यूमन में दिया गया इस वजह से इसे नाम भी काफ़ी मिलता जुलता होमुनकुली बोला गया। कैस्पर वुल्फ ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और अपना एक थ्योरी दिया और उस थ्योरी का नाम था एपिजेनेसिस थ्योरी। तो कैस्पर वुल्फ ने एपिजेनेसिस थ्योरी का नाम दिया। उनका मानना था कि कोई प्री फॉर्म्ड मिनिएचर फॉर्म नहीं होता है स्पर्म के अंदर या ओवम के अंदर। उनका यह मानना था कि जो हमारे सेक्स सेल होते हैं उनके फर्टिलाइजेशन होने के बाद, स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है, एक अनडिफरेंशिएटेड एक मास बनता है और उसी मास के डेवलपमेंट के बाद इंटायर इंडिविजुअल की उत्पत्ति होती है। ऐसा मानना था कैस्पर वुल्फ का। कैस्पर वुल्फ ने एपिजेनेसिस थ्योरी दिया और एपिजेनेसिस थ्योरी क्या है? एपिजेनेसिस थ्योरी यह बोलता है कि स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के थ्रू सेल के मास बने और उस मास से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद चार्ल्स डार्विन का कार्य हम लोगों के सामने आया, दुनिया के सामने चार्ल्स डार्विन ने अपनी हाइपोथेसिस रखा और चार्ल्स डार्विन को फाउंडर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी बोला जाता है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी कौन है? तो वो चार्ल्स डार्विन है। और उनके कुछ और भी सिद्धांत थे। उनका यह सिद्धांत था कि
यदि पॉपुलेशन साइज जब बढ़ता है तो पॉपुलेशन में रहने वाले इंडिविजुअल्स के बीच में स्ट्रगल शुरू होते हैं और सिर्फ वही सस्टेन करते हैं, वैसे ही इंडिविजुअल सस्टेन करते हैं जो सबसे फिट हो। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की डार्विन ने, और डार्विन का ने एक और थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो किसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया? तो डार्विन के द्वारा दिया गया। डार्विन का मानना था कि नेचर जो है वह सबसे बड़ा फोर्स है, किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करे या ना करे, वह आगे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये नेचर डिसाइड करता है। डार्विन का एक और मानना था, डार्विन ने पेंजिन्स की बात की और गैम्यूल्स का, पेंजिन्स भी बोला डार्विन ने या गैम्यूल्स भी नाम दिए, डार्विन के द्वारा नाम दिया गया। और उनका यह मानना था कि हर एक बॉडी ऑर्गन एक इनविजिबल कॉपी, एक अदृश्य कॉपी, बहुत ही छोटे साइज में रिप्रोडक्टिव, हर एक ऑर्गन एक रिप्रोडक्टिव सेल या फिर मिनिएचर फॉर्म में पेंजिन्स गैम्यूल बनाता है, जो कि आगे इन रिप्रोडक्टिव मटेरियल की मदद से आगे नए जीवन का उत्पत्ति होता है। तो डार्विन ने पेंजिन्स के बारे में बोला। तो यदि पेंजिन्स की बात की जाए, गैम्यूल्स की बात की जाए, तो हमें किस साइंटिस्ट के बारे में ध्यान रखना है? तो हमें डार्विन के बारे में याद रखना है। तो यह जो सिद्धांत दिया गया था उसे पैनजेनेसिस बोला जाता था, या ये पेंजिन्स की बात करते थे। पेंजिन्स क्या है? तो पेंजिन्स हर ऑर्गन से एक छोटा छोटा मिनिएचर फॉर्म में रिप्रोडक्टिव आगे जनरेशन में डालने के लिए लंग, किडनी, ब्रेन, सब एक छोटा छोटा किडनी, छोटा छोटा लंग, छोटा छोटा ब्रेन को नेक्स्ट जनरेशन में भेजेगा, उसे पेंजिन्स बोला गया और इस थ्योरी को पैनजेनेसिस बोला गया। विजमैन ने इस पैनजेनेसिस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और विजमैन ने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, विजमैन ने कौन सा थ्योरी दिया? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया। हम बाद में जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखें लेमार्क के बारे में। लेमार्क का क्या मानना था? लेमार्क ने जो थ्योरी दिया, जो कंसेप्ट दिया, वह था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क का मानना था कि कोई इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में कोई कैरेक्टर को एक्वायर करता है, कोई एक कैरेक्टर अपने अंदर लेकर आता है, तो वह अपने प्रोजेनी में, अपनी संतान में उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। यह मेन हाइपोथेसिस था लेमार्क का। अब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अपने लाइफ टाइम में इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से या फंक्शन में चेंज होने की वजह से आते हैं। जैसे कोई एक इंडिविजुअल काफ़ी वर्कआउट करे, काफ़ी जिम में काम करे, अपने मान लो कि बाइसेप मसल पर, बाइसेप्स पे काम कर रहा है, किसी पार्टिकुलर मसल बनाने में वह जिम में जाकर काफ़ी कार्य कर रहा है, तो वह अपने जीवन में मसल काफ़ी अच्छा डेवलप कर लेगा। तो लेमार्क का यह मानना था कि यह जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वह उसके फादर से या मदर से उसकी संतान में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कि बाद में गलत माना गया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं वह ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे विजमैन की जो जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया गया। तो विजमैन ने दो बातें कही कि हमारे बॉडी के अंदर, इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, एक तो सोमेटोप्लाज्म होता है और दूसरा जर्म प्लाज्म होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेटोप्लाज्म से हमारा शरीर बना होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट होता है, उसके बाद जो फिर से वो इंजरी हील होती है, तो ये सारी चीज़ें सोमेटोप्लाज्म करता है। हमारे हाथ, पैर, स्किन, ये सारी चीज़ें सोमेटोप्लाज्म से बनता है। इंडिविजुअल की डेथ होने के साथ ही सोमेटोप्लाज्म भी समाप्त हो जाता है और सोमेटोप्लाज्म के द्वारा जो कैरेक्टर्स होते हैं वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेटोप्लाज्म ट्रांसमिशन में, कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में किसी तरीके का रोल प्ले नहीं करता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्म प्लाज्म।
जर्म प्लाज्म से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किससे बने होते हैं? विजमैन का क्या मानना था? विजमैन का मानना था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो जर्म प्लाज्म से बने होते हैं। और यह जो जर्म प्लाज्म है यह फादर से, पेरेंट्स से मदर प्रोजेनी में जाते हैं या फिर मदर से प्रोजेनी में जाते हैं। तो इसे जो नाम दिया गया जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बोला गया। तो विजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया और उन्होंने दो तरीके के टिश्यू के बारे में बताया, जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म से हमारा बॉडी बनता है, वह सोमेटोप्लाज्म किसी भी तरीके के इनहेरिटेंस में मदद नहीं देता है। जर्म प्लाज्म से हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है और जर्म प्लाज्म हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजता है। इसके बाद ह्यूगो डेवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दिया। तो इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूगो डेवरीज ने कौन सा थ्योरी दिया? म्यूटेशन थ्योरी दिया। तो इन सभी वर्कर के कार्यों के बाद यह पता लगा, यह कंक्लूजन आया कि जो इनहेरिटेंस होता है वह ब्लेंडिंग नेचर का होता है। ब्लेंडिंग नेचर कहने का मतलब है कि मिक्स होता है, फादर और मदर दोनों का योगदान होता है किसी भी संतान की उत्पत्ति में। फादर से सीमेन आता है, फादर से स्पर्म आता है, मदर से ओवम आता है। और यह कुछ वर्कर जो यह बोल रहे थे कि किसी एक पार्टिकुलर सेक्स से ओवम, किसी ने बोला कि ओवम से ही पूरा कंप्लीट बॉडी बनता है, किसी ने बोला नहीं स्पर्म से कंप्लीट बॉडी बनता है। तो ऐसा कंसेप्ट गलत था। बाद में यह कंक्लूजन निकाला गया इन सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए कि जो इनहेरिटेंस होता है वह ब्लेंडिंग होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है उनका कार्य के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोला जाता है और यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेंडल का कार्य वर्ष 1866 में पब्लिश हुआ था। यह ईस्वी मैंने अभी तक किसी भी ईस्वी का नाम नहीं लिया, यह पहली ईस्वी का मैं नाम ले रहा हूँ। 1866 मेंडल के कार्य को पब्लिश किया गया। तो यह ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस कार्य को, इस कंप्लीट कार्य को, उनके वर्क को मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। यह दूसरा वर्ष है, वर्ष 1900, जब मेंडल की रीडिस्कवरी की गई। क्योंकि जब मेंडल ने 1866 में कार्य किया तो सालों साल तक उनके कार्यों को इतनी ज़्यादा जो उनकी वैलिडिटी नहीं मानी गई, उनके कार्यों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वर्ष 1900 में 3 साइंटिस्टों ने कार्य करने के बाद यह बताया कि मेंडल सही थे और उन 3 साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डेवरीज, कॉरेंस एंड चेरमैक। और मेंडल के कार्यों को सही साबित करने में मेंडल ने जैसे पी प्लांट पे कार्य किया था, उनके कार्यों को सही साबित करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे किए गए उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पर मेंडल के कार्यों को रेप्लिकेट किया गया, डुप्लीकेट किया गया और तब पाया गया कि नहीं, मेंडल ने जो 1866 में जो हाइपोथेसिस दी थी, जो फाइंडिंग दिया था, वह बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला भी इम्पोर्टेंट है कि मेंडल के कार्यों की वैलिडिटी के लिए उनके कार्यों को वेरीफाई किया गया ड्रोसोफिला के ऊपर और उनके कार्यों की रीडिस्कवरी की गई वर्ष 1900 में। और 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डेवरीज, कॉरेंस एंड चेरमैक। वर्ष 1952 में अभी तक तो यह पता चल रहा था कि हाँ ये इस तरीके से ट्रांसमिट होता है, नेचर ट्रांसमिशन का ये होता है, फादर से भी कुछ कैरेक्टर जो आते हैं वो फादर और मदर दोनों से मिलकर आते हैं। लेकिन आखिर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, फिजिकली क्या ऐसी चीज़ है जो कि कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, जिसमें कैरेक्टर की ब्लू चिप होते हैं, जिसमें कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टर कहाँ लिखे होते हैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। कुछ लोग बोलते थे कि जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रोटीन पे लिखे होते हैं, कुछ लोगों का मानना था कि नहीं कैरेक्टर आरएनए पे लिखे होते हैं, कुछ लोग बोलते थे नहीं कैरेक्टर डीएनए पे लिखे होते हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था इस बारे में। तो वर्ष 1952 में
हार्से एंड चेस ने, यहाँ पर वर्ष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ साइंटिस्ट के नाम हार्से एंड चेस ने सबसे पहले बताया था कि जो हेरिडिटी होता है वह डीएनए की वजह से होता है। डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं और उसी की वजह से कैरेक्टर आगे बढ़ता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। और उनका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो बैक्टीरियोफेज की मदद से किया गया था। बैक्टीरियोफेज लेवलिंग एक्सपेरिमेंट थे। तो बैक्टीरियोफेज में उन्होंने कुछ डीएनए को, कुछ रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरियोफेज में डाला, प्रोटीन में डाला। इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट है, बाद के वीडियो में इन चीज़ों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो लेकिन हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्से एंड चेस ने सबसे पहले बताया कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल को रखता है, और जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिस एक्सपेरिमेंट किया गया वो बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया गया। तो यहाँ तक हमें यह मालूम चल गया कि हमें डीएनए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी तक डीएनए का स्ट्रक्चर हमें नहीं मालूम था कि डीएनए आखिर दिखता कैसा है, वह उसका फिजिकली वो कैसा प्रेजेंटेशन क्या है डीएनए का। तो जस्ट एक साल बाद 1953 में, यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1953, और दो साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने बताया कि जो डीएनए है वह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो वाटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, दो हेलिक्स होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, और वह दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल कहने का मतलब है कि एक स्ट्रैंड की जो उसमें न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस होंगे दूसरे में जस्ट उसका अपोजिट होगा, तो इसीलिए इसे एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ईस्वी में दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक का जो फाइंडिंग था वो वर्ष 1953 में आया था, और उनका जो फाइंडिंग था वो कैसा स्ट्रक्चर क्या था डीएनए का, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना मैं डिस्कस करूँगा। आगे के लेक्चर में किसी एक नए कीवर्ड के साथ मिलूँगा, और उसे मैं उसके दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी कंसेप्ट है उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है लगातार मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहे और लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे।